Hello students, this is Leena ma'am and I am here with the fourth part of the chapter Materials, Metals and Non-Metals. Children, if you have not gone through the first three videos, just go through it. The links are given in the description section, and if you want to study the advanced level of this particular chapter, the two videos for this particular chapter and the links are given in the description section as well. Okay, so let us start. Today we are going to study about the reactions with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acids. So children, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 4.6. टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5. यहाँ टेबल 4.5 दिया गया है. देखो क्या क्या लिया गया है यहाँ पे. मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर, पिल्ड फ्लेक्सिबल वायर वन, चारकोल पाउडर, देन सल्फर पाउडर. ये सारे हमें लेना है. ओके, इन सेपरेट test tube and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. So 5 चीज़ें हमने ली, 6 चीज़ें लिए हैं. सो 6 टेस्ट ट्यूब्स में हम इसको डालेंगे और उसका नाम देंगे A, B, C, D, E, F. उसके ऊपर 5 ml एक ड्रॉपर के थ्रू 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वन बाय वन. फिर ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली. इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of the each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. Record your observation in table 4.5. Children, just have a look this table. यहाँ पे जो पहले कहा गया है ये ए बी सी डी ई एफ 6 जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमें ये सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डाल देने हैं. एंड देन 5 ml करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको डालना है इसके अंदर. फिर उसके बाद देखना है पहले जो रूम टेम्परेचर गिवन है, ये रूम टेम्परेचर में क्या रिएक्शन होता है देखेंगे. रिएक्शंस अगर नहीं है, जो भी रिएक्शन है इसको हम देखेंगे. उसके बाद इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे और इसका सारा बताएंगे. जैसे मैं यहाँ पे अभी एक पहले बता देती हूँ, उसके बाद बाकी सबका सॉल्यूशन मैं दे दूँगी. फिर उसको तुम अच्छे से याद रख लेना. ठीक है. मैग्नीशियम एट रूम टेम्परेचर क्या होगा? इट रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन. अगर इसको हम वार्म करेंगे एक रैपिड रिएक्शन होगा. ओके. सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर दोबारा टेस्ट ट्यूब लेके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पे 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे मैग्नीशियम रिबन के टेस्ट ट्यूब में, देन एट द रूम टेम्परेचर इट अगेन रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन और वार्म करने पे रैपिड रिएक्शन होगा. सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉयल के साथ जैसे रिएक्शंस रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, फिर वार्म करने पे रैपिड रिएक्शन होगा. फिर फिर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेंगे इट विल रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विल बी रैपिड व्हेन वी विल वार्म इट. कॉपर का अगर देखेंगे इसमें नो रिएक्शन एट नाइदर एट रूम टेम्परेचर नॉर आफ्टर warming it. So just have a look on this table. Here it is the solution. So in this solution just go through it. Just make the pause of this particular video and watch it properly. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी से हमें ये रिएक्शन का कंक्लूजन मिलेगा. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन. उसके बाद क्या लिखा है उसने फिर कहा था इस हमें एक्टिविटी में हमें एक मैचस्टिक बर्न करके दिखाना है. यहाँ ब्रिंग द बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, ये हमें करना था. तो इसका क्या मतलब हुआ? इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? चिल्ड्रन, ये जो किसी किसी केस में हमने लिखा है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, उस केस में जैसे ही हम मैचस्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे देयर विल बी पॉप साउंड. ये सिग्निफिकेंस है हाइड्रोजन गैस रिलीज का. याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ओके. You must have found that non-metals generally do not react with acid.
ओके ये भी याद रखने की बात है. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बर्न विथ ए पॉप साउंड. पॉप साउंड के साथ बर्न तभी करेगा जब हम एक मैचस्टिक उसके माउथ के पास लेके जाएंगे. दैट इज बिकॉज वी आर टेस्टिंग दैट व्हिच गैस इज रिलीजिंग. ओके to recognize, because gas का तो कुछ दिख नहीं रहा है, there is no color, so to find it out we have to do like that. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. ओके ये कॉपर के रिएक्शन के बारे में मैंने कहा आप लोगों को. तो ये टेबल जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें भी देख सकते हो. ये जनरली रिएक्ट करता नहीं है वहां पे. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस. उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.7. इसमें क्या किया जा रहा है वो देखेंगे. प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 or 4 pellets ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर. वो ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पैलेट्स कहा है ये टैबलेट के तरह होता है, और ये टैबलेट से हमें पता चलेगा इसको बनाएंगे हम. ओके दैट विल बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. एक्चुअली ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट. ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. हमें ये चेक करना है फिर से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है या नहीं होता है. ओके सो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? एज बिफोर, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. okay so again इसमें भी हमें देखने को मिला कि एक पॉप साउंड रिलीज हो रहा है. यहाँ पे देखते हैं, कोई नहीं, ये दूसरे सेक्शन का है जो डायग्राम है. okay what does the pop sound indicate? as before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है या नहीं ये पता चलेगा बाय लिसनिंग टू द पॉप साउंड. मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. सो मेटल रिएक्ट करता है एक बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. और ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम एक बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैचस्टिक को नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लेके जाते हैं तो वहाँ पे ये पॉप साउंड करता है इफ हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट. तो इसीलिए हम उससे पता चलता है कि ये मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एज वेल. रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. ये काफी कॉम्प्लेक्स है जो अभी आपके क्लास के लिए जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में भी हम इसे पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some of the reactions of that kind. Okay, और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.8. Take 500 ml beaker and label them A, B, C, D, E. Okay, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे सब दिया गया है. ये A, B, C, D, E करके ये हमने लिया है कुछ beaker. Take about 50 ml of water in each of the beaker. Dissolve in each beaker a teaspoon of each substance as indicated 4.6a. ओके यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये अच्छे से देख लेते हैं. ये सेक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में है. ये यहाँ पे इंडिकेट बीकर ए में दिया गया है कॉपर सल्फेट. पहले पानी में कॉपर सल्फेट डाले तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हो गया, ये देखो. फिर उसके बाद उसमें जिंक ग्रैन्यूल पहले डाला गया है, ये आफ्टर द रिएक्शंस के बाद बताया गया है. ठीक है. सिमिलरली बीकर बी में भी कॉपर सल्फेट दिया गया है और उसके साथ आयरन नेल को डाला गया है. व्हाट इज द रिएक्शंस? बीकर सी में भी वैसे ही जिंक सल्फेट प्लस कॉपर उसमें डाला गया है. बीकर डी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग एंड जिंक सल्फेट. बीकर ई में जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल डाला गया है. ओके सो क्या होगा इसका सॉल्यूशंस ये हम देखते हैं और इसमें हमें क्या कंक्लूड करते हैं देखते हैं. लेकिन जब आप रिएक्शंस करोगे जस्ट कीप इन माइंड दैट कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर? यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन. हमने अभी बात की थी कि एक सॉल्यूशन बनाया है कॉपर सल्फेट, उसमें जिंक डाला गया है, उसमें आयरन डाला गया है एंड सो ऑन. यू हैव रेड दैट, पहले भी हमने पढ़ा है दैट वन मेटल
one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. Okay, like in beaker A, एक example दिया गया है, in beaker A zinc replaces copper. जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट उसका एक्वेस सॉल्यूशन है, किसका? कॉपर का. तो जिंक अकेला है, आई मीन सिंगल मेटल है जिसको हमने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था. तो जिंक हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और नॉट, दैट वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर reaction. That is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. So after the reaction हम देखने को मिलता है कि जब जिंक डाला जाता है, जो कॉपर सल्फेट का इनिशियली ब्लू कलर था, दैट चेंजेस. ओके, एंड जिंक सल्फेट वहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है. दैट्स द रीजन. ओके, सो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए ये डिस्प्लेस कर पा रहा है. यहाँ पे ये रिएक्शंस, एक रिएक्शंस बता दिया गया है, बाकी रिएक्शंस तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने दे दिया है टेबल ऊपर. सो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर. ओके, सो सिमिलरली हम नेक्स्ट के लिए भी आप अभी लिख लोगे, क्योंकि ये मैंने दे भी दिया है, अपने सॉल्यूशन के साथ आप मिला लो. आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, but I am still confused why there is no reaction in beaker C, D and E. ये पहली का क्वेश्चन है. ए बी का तो पता चल गया, सी डी ई में क्यों नहीं है? जो मैंने अभी आप लोगों को कहा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, यही है सॉल्यूशन इसका. समझते हैं क्या है. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displayed by copper in beaker D. Okay, since we do not see any changes in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. जहाँ पे एक सिंगल जो मेटल हमने डाला है वो अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है, जैसे इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक को निकाल नहीं पा रहा है कॉपर, दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव. ये केस जो है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. दैट इज द रीजन ये जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से निकाल नहीं पा रहा. लेकिन क्यों? ये मैंने जो कहा, व्हेन जिंक कैन replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rule based on facts. ये हमको कुछ फॉलो, साइंस जो कहती है हमें कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं. सो यहाँ पे क्या रूल है? ये रूल है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. अब मोर रिएक्टिव तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? ए मोर reactive metal can replace a less reactive metal. Okay, so but a less reactive one but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा. a more reactive metal can replace the less reactive metal, but less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Zinc, iron and copper, इन तीनों में क्या है solution? Just think about it. अब ये रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा. Just apply your knowledge and you can find it out the solution and tell me. If not, just pause the video, and yes, this is the order. Okay, now the next section and the last section of this chapter, use of metal and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery. Automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boiler, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. अच्छा, ये नीचे कुछ कुछ दिया है सेंटेंसेस, वहाँ से हमें गैस करना है कि क्या है ये सब. ओके, यू शुड बी एबल टू गैस मेटल आर यूज इन मेकिंग. हम सब गैस कर सकते हैं. क्यों? मेटल बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से हमने देखा
अभी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, इसी वजह से ये बहुत सारे चीज़ों में जो यहाँ पे दिया गया है, ये सारों में ये मेटल्स जो है यूज होता है, जैसे मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स, ये सारे जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल में क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये क्या हो सकता है? यस, इट इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ही है इसका आंसर। सो हम यहाँ पे O2 लिखते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या है? आई एम जस्ट गिविंग यू NPK, रिमेंबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। K इज मेटल, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल, सो यही दोनों लिखेंगे। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, क्लोरीन। Okay, non-metal use a purple color solution which is applied on wound as an antiseptic, that is iodine, right? Non-metal used in crackers, क्रैकर्स में क्या है? सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी यूज होता है। सो ये दोनों यूज हो सकते हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स भी हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने एडवांस लेवल के वीडियोस जो बनाए हैं सेकेंड पार्ट में, उसमें दे दिया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू देम। So that's all in this. Next is your some important 2 questions are there by Bujo and Paheli. Just see this. I heard that magnesium is found in plant. In what form is it found in them? Magnesium क्या कहाँ पे प्लांट का किस हिस्से में होता है? ये क्लोरोफिल में होता है। ओके, क्लोरोफिल में एज इन सेंट्रल आयन प्रेजेंट रहता है। डॉक्टर रिपोर्ट दैट प्लांट आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। So where is the iron in my body? ये बुझो का क्वेश्चन है। So it is in the RBC. Okay. So children, that's all in this particular chapter. I will come up with the questions of NCERT. Okay. And MCQ questions already posted. So just go through it and just keep revising. Thank you everybody. See you.